जहां हम आपको हर बार एक नई और सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। 44 वर्षीय सुप्रिया उर्फ पिंकी पटियाला स्थित न्यू बिशनपुरा गली नंबर 1 में रहती थी। पिंकी का मायका रोपड़ में था, वहीं से उसने MA B.Ed किया था। तत्पश्चात 15 जनवरी 1987 को उसका विवाह पवन कुमार शिब्बे से हुआ था। उन दिनों पवन कृष्णा नगर खन्ना में रहते थे। कालांतर में उन्होंने गोविंदगढ़ में लोहे का थोक का व्यवसाय शुरू किया तो सपरिवार न्यू बिशनपुरा पटियाला में बस गए थे। पिंकी के परिवार में पति के अलावा 2 संतानें थीं, एक बेटी और एक बेटा। समय बीते समय के साथ संतानें बड़ी हुईं तो कारोबार भी खूब फल फूल गया। करोड़ों का व्यवसाय था, इसलिए परिवार खुशहाल था। पिंकी को पवन से सारे सुख थे, मात्र एक दुख के। वह दुख था पास रहकर भी पति से दूरी। दरअसल फले फूले व्यवसाय ने पवन को अत्यधिक व्यस्त कर दिया था। सुबह सुबह वह लौह मंडी गोविंदगढ़ स्थित अपने दफ्तर चले जाते तो उनकी वापसी देर रात को ही होती थी। पिंकी शौकीन तबीयत की थी, वह चाहती थी कि पति रोज उस पर प्यार की बारिश करे, लेकिन पवन में न तो सहवास का उत्साह रह गया था न उनके पास इसके लिए समय रह गया था। घर आते तब भी कारोबारी झंझटें दिमाग पर सवार रहती थी। थकान से वह इतना चूर होते कि केवल बिस्तर ही सुझाई देता था। आमतौर पर वह ध्यान ही नहीं देते थे कि बगल में लेटी पत्नी उनके प्यार की तलबगार है। कभी तो पिंकी मन मारकर सो जाती, कभी कामनाओं के वशीभूत होकर खुद ही छेड़छाड़ करने लगती। पवन की देह जाग जाती तो पिंकी की हसरतों को ठोस किनारा मिल जाता। असफलता हाथ आती तो देर तक पिंकी गीली लकड़ी की तरह धुआं दे देकर सुलगती रहती। पवन पिंकी को समझाते, बच्चे जवान हो गए हैं, इसलिए ये सब करने की हमारी उम्र नहीं रही। पिंकी स्वयं को किसी नव यौवना से कम नहीं समझती थी, इसलिए उसकी हसरतें भी वैसी ही तूफानी थी। उसके तूफान को साहिल नहीं मिल पाता था, इसलिए वह असंतोष की ज्वाला में धधकती रहती थी। पिंकी का असंतोष तब और बढ़ गया जब 3 साल पहले पवन को मधुमेह का रोग होने का पता चला। न जाने कब से यह रोग उनके शरीर में घुसा हुआ था, किंतु डायग्नोज तब हुआ जब पवन कुमार को घबराहट बेचैनी के कारण 2-3 रातों तक बिस्तर पर करवटें बदलनी पड़ी। अस्पताल आकर जांच कराई, तब मालूम हुआ कि उन्हें हाई लेवल की ब्लड शुगर थी। मधुमेह के रोगी को दवाओं के अलावा खान पान में परहेज तथा नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है। इन तीनों चीजों पर सख्ती से अमल करने वाला रोगी ही एक सीमा तक स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी सकता है। पवन कुमार दवाएं तो समय पर खा लेते थे, किंतु मॉर्निंग वॉक या दूसरे व्यायाम करने के लिए उनके पास समय नहीं था। पवन का अधिकांश समय लोहा व्यापारियों के साथ गोविंदगढ़ में बीतता था, इसलिए न चाहने के बावजूद बदपरहेजी हो जाती थी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सवा साल बीतते बीतते मधुमेह अपना कहर बरपाने लगा। पवन कुमार की चुस्ती फुर्ती जाती रही, थुरथुरे से हो गए और शरीर पर बुढ़ापा सा झलकने लगा। पहले वह स्वयं कार ड्राइव करके गोविंदगढ़ जाते आते थे, अब इस काम के लिए उन्होंने चरिंदर सिंह उर्फ हैप्पी को रख लिया। पवन कुमार के पास मारुति स्विफ्ट कार थी, उन्हें जहाँ जाना होता हैप्पी ही कार चला कर ले जाता। चरिंदर सिंह उर्फ हैप्पी झामपुर जिला फतेहगढ़ साहिब में रहने वाले रामदसिया सिख गुरचरण सिंह का पुत्र था। पहले वह मेडिकल स्टोर में सेल्समैन था, बाद में उसने ड्राइविंग सीख ली थी। तत्पश्चात नौकरी की तलाश में वह अपने मामा सुरजीत सिंह के पास चला आया था, जो पटियाला स्थित गंगा विहार कॉलोनी में रहते थे। सुरजीत सिंह का पुत्र प्रभजोत सिंह स्थानीय सिटी हार्ट हॉस्पिटल में नौकरी करता था। पवन कुमार इसी अस्पताल में मधुमेह का इलाज कराते थे, इस नाते प्रभजोत सिंह से उनका खासा परिचय हो गया था। प्रभजोत की सिफारिश पर ही पवन ने हैप्पी को निजी ड्राइवर रखा था। पवन कुमार की आयु 48 वर्ष थी, वैसे भी इतनी उम्र कम नहीं होती। उस पर ब्लड शुगर जैसा लाइलाज रोग, दवाओं, परहेज और नियमित व्यायाम से इस मर्ज को नियंत्रण में तो रखा जा सकता है, किंतु समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। पवन कुमार केवल दवाएं खाते थे, परहेज और वर्जिश उनके वश की बात नहीं थी। फल स्वरूप ब्लड शुगर ने अंदर ही अंदर उन्हें खोखला करना शुरू कर दिया। शुगर से पैदा होने वाले दूसरे रोगों ने उनके शरीर में जड़ें जमाए ही पौरुष की कांति भी चट कर ली। महीने में 1 आध बार ही पवन कुमार का शरीर जागता था, मगर पिंकी की देह को प्यार से थपथपाकर सुलाने से पहले खुद ही सो जाता था। ख्वाहिशों की गुलाम पिंकी कब तक सुलगती रहती। अतृप्त देह ने मन को विद्रोही किया तो उसने स्वयं अपनी तृप्ति का साधन जुटाने का निश्चय कर लिया। दिलजोई के साधन की तलाश में पिंकी ने आसपास निगाहें दौड़ाई तो हैप्पी सर्वथा उपयुक्त प्रतीत हुआ। हैप्पी हैंडसम, मजबूत और उम्र में पिंकी से 18 साल छोटा था। 27 साल के कुंवारे युवक जोश से भरे होते हैं। पिंकी को विश्वास था कि हैप्पी अपनी मजबूती, ताकत और जोश से उसके सारे कसबल ढीले कर देगा। पिंकी अपनी हसरत पूरी करने के लिए सही वक्त का इंतजार करने लगी कि कब उसे मौका मिले और कब वह हैप्पी को हलाल करे। हैप्पी को इल्म नहीं था कि पिंकी उसके जोश और जवानी पर घात लगाए बैठी है। पिंकी की आंखों में चमकती हवस को भी देखने का उसके पास समय नहीं था। सुबह सुबह वह आता, कार धोता पहुंचता और फिर पवन को लेकर गोविंदगढ़ चला जाता। देर शाम को उन दोनों की वापसी होती थी।
कार को यथास्थान पार्क करने के बाद हैप्पी मिनट भर को भी नहीं रुकता था। पवन को कहीं जाना होता, वह उसे रुकने को कहते तो हैप्पी साफ मना कर देता। जितना तय था उससे अधिक समय मैं आपको देता हूँ। 24 घंटे आपकी सेवा नहीं कर सकता, आप खुद ही कार ड्राइव करके चले जाइए। सुबह हो या शाम, पिंकी को मौका ही नहीं मिलता था कि वह अपने हुस्न व अदाओं की छुरी से हैप्पी को हलाल कर सके। हैप्पी के लिए मन ही मन तरसने तड़पने वाली पिंकी को संयोग से एक दिन मौका मिला तो उसने अपने इरादे हैप्पी पर जाहिर कर दिए। उस दिन हैप्पी सुबह देर से उठने के कारण समय से नहीं आ पाया था, इसलिए पवन खुद ही कार ड्राइव करके गोविंदगढ़ चले गए थे। पिंकी के पास अच्छा मौका था। पहले तो उसने देर से आने के लिए हैप्पी को डांटा, फिर उसने बातें करना हैप्पी से शुरू की तो बातों में उसने हैप्पी की कुंवारी हसरतों को हवा दे दी और अपनी प्यास भी उजागर कर दी। तो उसने दावत दे तो जोशो जवानी मुंह नहीं चुराया करती। हैप्पी भी खम ठोक कर मैदान में आ गया। दोनों एक दूसरे से आलिंगनबद्ध होकर पलंग की ओर बढ़ चले। फिर उनके बीच जिस्मानी रिश्ता कायम हो गया। लेट हो जाने के कारण हैप्पी कार ड्राइव करके पवन को गोविंदगढ़ नहीं ले जा पाया था, मगर उसने अपनी ड्यूटी पूरी की। सारा दिन पिंकी को ड्राइव करता रहा। उसी दिन से पिंकी और हैप्पी के पतन की राह खुल गई। अब प्रश्न यह था कि दोनों का मिलन कब, कहां और कैसे हो। चूँकि हैप्पी सुबह से देर शाम तक पवन के साथ गोविंदगढ़ में रहता था और वापस लौटते ही अपने मामा के घर चला जाता था, इसलिए उन दोनों को मिलन का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता था। अतः पिंकी और हैप्पी ने आपस में विचार विमर्श करके मन की मुराद पूरी करने का उपाय सोच लिया। हैप्पी ने नई योजना पर अमल करना शुरू किया तो उसे सफलता भी मिलने लगी। गोविंदगढ़ से लौटने के बाद पवन को व्यावसायिक कार्य से कहीं न कहीं जाना ही होता था। पहले तो हैप्पी टका सा जवाब देकर अपने मामा के घर चला जाता था, लेकिन अब वह स्वयं उनसे पूछने लगा, साहब जी कहीं चलना है? पवन को कहीं न कहीं जाना ही होता था। वापस लौटने में देर हो जाती तो हैप्पी नौटंकी करने लगा, साहब जी शहर के आवारा कुत्ते आजकल पगलाए हैं। रात को जिसे पाते हैं उसे अपने दांतों से भंभोर डालते हैं। पटियाला में रेबीज के सैकड़ों मरीज हो गए हैं। साहब जी मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। पुलिस की गश्त भी आजकल बहुत तेज है। रात को हर आदमी से पूछताछ की जाती है। जिस किसी पर शक हुआ नहीं उस पर पुलिस पहले लाठियां बरसाती है, फिर हवाला अपने बंद कर देती है। साहब जी मैं अकेला कैसे जाऊं? आप मुझे घर छोड़ आए। मालिक नौकर को उसके घर छोड़ने कैसे जाता? पवन कुमार कह देते, खाना खाकर यहीं सो जाओ, सुबह जल्दी गोविंदगढ़ भी तो चलना है। पिंकी और हैप्पी की मनचाही मुराद पूरी हो जाती। काफी बड़े मकान में जगह की कमी नहीं थी। बाहर की तरफ वाले एक कमरे में हैप्पी का बिस्तर लगा दिया। चाचा बच्चों के कमरे अलग थे और पिंकी पवन का कमरा अलग। चंद मिनटों में ही पवन नींद में गाफिल हो जाते तो पिंकी दबे पांव हैप्पी के बिस्तर पर पहुंच जाती। उसके बाद सुबह होने तक बिस्तर गुलजार रहता। तकरीबन 1 महीना इसी तरह बीत गया। पवन कुमार भले ही शरीर से कमजोर हो गए थे, लेकिन उनका मस्तिष्क पहले की तरह स्वस्थ एवं तेज था। बीते 1 महीने में घर परिवार में जो परिवर्तन आए थे उनसे पवन का माथा ठनका। पहली बात तो हैप्पी रात को अपने मामा के घर न जाने के बहाने ढूंढा करता था। उसकी कोशिश पवन के ही घर में सोने की होती थी। दूसरी बात यह है कि पिंकी भी बुलबुल की तरह चहकती रहती थी। पवन उसकी देह के तारों को नहीं छेड़ रहा था, इसका भी उसे कोई शिकवा नहीं रह गया था। पहले की तरह न स्वतः पिंकी की देह जाग रही थी। पति की देह को जबरन जगाने के लिए उसने नोच खसोट करना छोड़ दिया था। इन्हीं बातों से पवन के मन में संदेह का कीड़ा कुलबुलाने लगा। पिंकी का इच्छा परिवर्तन यूं ही संभव नहीं, कुछ न कुछ तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिंकी की खुशी का ताल्लुक हैप्पी के घर में सोने से हो। पत्नी के चरित्र पर पुरुष को संदेह हो जाए तो जब तक वह उसके सच या झूठ की थाह न पाले चैन नहीं मिलता। पवन ने भी सोच लिया कि वह हकीकत का पता लगा कर ही दम लेगा। पवन ने हाव भाव से जाहिर नहीं होने दिया कि उसे पत्नी और ड्राइवर के चरित्र पर शक है। गुप्त रूप से उन्होंने दोनों की निगरानी शुरू कर दी। पवन को जब कोई संदेहास्पद गतिविधि देखने को नहीं मिली तब उन्हें लगा कि सुकून की गहरी नींद ही उनकी दुश्मन बनी हुई है। उनके सो जाने के बाद ही पिंकी और हैप्पी गुल खिलाते होंगे। अतः एक रात वह सोने का अभिनय करके बिस्तर पर पड़े रहे। लगभग 1 घंटे बाद पिंकी ने पति को हिलाया डुलाया, धीमे धीमे पुकारा। पवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वह आहिस्ता से बेड से उतरी और दबे पांव कमरे से निकल गई। अध खुली आंखों से पवन उसे जाता देखते रहे। उनका संदेह विश्वास में बदल गया। अधेड़ उम्र में पिंकी के पर उगाए हैं। पति को सोता जानकर वह अपने यार की गर्मी से बदन सेंकने गई है। लगभग आधा घंटा तक पवन दम साधे पड़े रहे। उसके बाद दबे पांव उठकर पत्नी की रास लीला देखने चल पड़े। हैप्पी जिस कमरे में सो रहा था उसका दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की खुली थी। फर्राटे से चल रहे सीलिंग फैन की हवा से खिड़की का खिंचाव पर्दा उड़ रहा था। जब जब पर्दा उड़ता कमरे के बेड का शर्मनाक नजारा सामने आ जाता। पिंकी हैप्पी दोनों निर्वस्त्र थे और सहवासरत थे। शर्म, अपमान एवं क्रोध ने पवन का बुरा हाल कर दिया। जी चाहा कि दरवाजा तोड़कर भीतर घुसे और तलवार से दोनों के सिर कलम कर दें। फिर सोचा ऐसा करने से वह जेल चले जाएंगे और दोनों बच्चों के सामने भविष्य का संकट खड़ा हो जाएगा। बदनामी तो इस कदर होगी कि बेटी का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। बेटी के गुण माँ से ही जोड़कर देखे जाते हैं।
गुण कोई नहीं देखेगा, सबकी नजर अवगुण पर रहेगी। लोग कहेंगे जैसी माँ थी वैसी ही बेटी होगी, कौन उसे कुल की बहू बनाए। तमाम आगा पीछा सोचने के बाद पवन ने ठंडे दिमाग से समस्या का कोई ठोस हल निकालने का निश्चय किया। उसके बाद पत्नी को ड्राइवर के संग संभोग रथ छोड़कर अपने बेडरूम में लौटाए और आंखें बंद करके पिंकी को सही राह पर लाने का हल सोचने लगे। 1.25 घंटे बाद पिंकी पुनः आकर अपनी जगह लेट गई। पवन का खून खोला, मस्तिष्क में अंदर से चले, लेकिन उन्होंने आंखें तक नहीं खोली और खामोशी से सारा गुस्सा, सारी नफरत पी गए। पवन पूरी रात जागते रहे, इसलिए सुबह बिस्तर छोड़ा तो आंखें लाल थीं और सिर भारी हो रहा था। पति की लाल आंखें और अलसाया बदन देखा तो पिंकी ने इस बाबत पूछा। पवन ने यह कहकर पिंकी को टाल दिया, शायद ब्लड शुगर का लेवल बढ़ गया है, इसलिए ऐसी हालत हो रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं सिटी हार्ट हॉस्पिटल से होकर गोविंदगढ़ जाऊंगा। पवन रोजाना की तरह नहा धोकर तैयार हुए नाश्ता किया। उसके बाद कार में सवार होकर गोविंदगढ़ रवाना हो गए। अस्पताल की ओर उन्होंने रुख तक नहीं किया। पवन चाहते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, लेकिन कैसे, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। अतः फोन करके उन्होंने खन्ना से छोटे भाई राजकुमार को गोविंदगढ़ बुला लिया। पवन ने राजकुमार को अपना दुखड़ा सुनाया तो वह भी स्तब्ध रह गए। इस ढलती उम्र में भाभी को ये क्या सूझी, उसे जो सूझी सो सूझी। उदास लहजे में पवन ने अपनी मंशा का खुलासा किया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पिंकी की बदचलनी से कैसे निपटूं। ऐसा क्या किया जाए कि बगैर किसी हंगामे के पिंकी और हैप्पी सिंह में अलगाव हो जाए। भैया राजकुमार ने कुछ देर सोचने के बाद राय दी, सबसे पहले तुम हैप्पी को घर में सुलाना बंद कर दो। उसके बाद हफ्ता 10 दिन में हैप्पी की कोई गलती या लापरवाही पकड़ो और उसी आधार पर उसे नौकरी से निकाल दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। राजकुमार की यह राय पवन को जंच गई। उन्होंने इसी पर अमल करने का फैसला कर लिया। उन्होंने उसी दिन से हैप्पी को घर में सुलाना बंद कर दिया। हैप्पी कहता भी तो पवन मना कर देते, अपने घर जाकर सो। पिंकी और हैप्पी को छटपटाहट तो होती थी, लेकिन वे पवन की मर्जी के खिलाफ कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। पवन सरेशाम गोविंदगढ़ से पटियाला लौटकर हैप्पी को घर जाने के लिए कह देते, ताकि न उसे आवारा कुत्तों के भंभोरने का डर रहे, न गश्ती पुलिस द्वारा रोके जाने का भय। कहीं जाना होता तो खुद ही कार चलाकर ले जाते थे। न हैप्पी को मिलन की कोई राह सूझ रही थी, न पिंकी को देह की आप दोनों को ही बेचैन किए थी। एक शाम की बात है, पवन के घर लौटने का समय हुआ तो हैप्पी जानबूझकर लापता हो गया। कार की चाबी भी वह अपने साथ ले गया। पवन उसका इंतजार करते करते परेशान हो गए। रात को 10 बजे वह वापस लौटा। पवन ने जवाब तलब किया तो उसने अपने एक बीमार संबंधी की मिजाज पुरसी करने जाने का बहाना बना दिया। पवन कुछ न बोले, ऑफिस बंद करवा कर वह कार में बैठ गए। घर चलो। कार स्टार्ट करके हैप्पी पटियाला की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में बल्ले बल्ले हो रही थी। अब तो रात हो गई है। आवारा कुत्तों और गश्ती पुलिस का उसके पास रेडीमेड बहाना है ही। आज तो पवन घर जाने के लिए नहीं कहेगा और वह पिंकी के संग पूरी रात ऐश करेगा। दोनों घर पहुँचे तो हैप्पी पर वज्रपात सा हुआ। उसने जैसे ही पोर्च में कार रोकी, पवन ने 100 रुपए के कुछ नोट उसके हाथ पर रख दिए। ये लो पूरे महीने की तनख्वाह और कल से काम पर मत आना, मैं दूसरा ड्राइवर रख लूंगा। क्यों साहब? हैप्पी बदहवास सा हो गया। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? तुम अव्वल दर्जे के लापरवाह हो। पवन ने आंखें दिखाई। मैं हूँ शुगर पेशेंट, टाइम पर मुझे दवाएं खाना होती है। तुम्हारी वजह से आज मैं भूखा रह गया, टेंशन हुआ और शुगर बढ़ गई। 100 बातों की एक बात, मुझे तुमको नहीं रखना। तुम्हें कुत्ता काटे या पुलिस पकड़े मुझे मतलब नहीं, फौरन मेरे कंपाउंड से चलते बनो। किसी तरह की जोर जबरदस्ती थी नहीं। अतः हैप्पी मुंह लटका कर चला गया। पवन ने पहले ही रिंकू नामक ड्राइवर की व्यवस्था कर ली थी। हैप्पी के जाते ही उन्होंने उसे फोन कर दिया, रिंकू कल सुबह से तुम काम पर आ जाना। अगले दिन सुबह पवन नए ड्राइवर के साथ गोविंदगढ़ चले गए तो हैप्पी अधिकार पूर्वक उनके घर में आ गया। पिंकी उसी के इंतजार में बैठी थी। वह लपक कर उसके गले से लग गई। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। पिंकी, लगता है पवन को हम पर शक हो गया है, इसलिए उसने बहाने से मेरी छुट्टी कर दी। अच्छा हुआ तुम्हें उसकी गुलामी से निजात मिल गई। पिंकी बोली, अब तुम्हारा पूरा वक्त मेरा होगा। अपना पूरा वक्त तुम्हें दे दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या और मेरा खर्च कैसे चलेगा? हैप्पी, उसकी चिंता मत करो, वह सब मैंने सोच लिया है। पहले बेडरूम में चलकर मेरी तमन्ना पूरी करो, उसके बाद आगे की सोचेंगे। दोनों बेडरूम में जाकर बंद हो गए। वहाँ जाकर दोनों एकाकार हो गए। संपूर्ण तृप्ति के उपरांत दोनों अलग हुए। तब आगे की योजना बनी। योजना के तहत हैप्पी ने ओल्ड बिशनपुर में एक सुविधा युक्त मकान किराए पर ले लिया। पिंकी ने उस मकान में दैनिक आवश्यकता का सारा सामान, बेड, सोफा, फ्रिज, फैन, टीवी, डीवीडी और राशन वगैरह खरीद कर रख दिया। इसके अलावा हैप्पी को खर्च के लिए 20,000 रुपए प्रति माह देने का वायदा किया। यह जून 2008 की बात है। पिंकी और हैप्पी के पास अब मिलन के मौके ही मौके थे। मालकिन अब स्वयं ड्राइवर की पनाहों में जाने लगी। पवन ये सोचकर संतुष्ट थे कि उन्होंने बेहद चतुराई से दिल में चुभे कांटे को निकाल फेंका था। कुछ महीने बाद उनका भ्रम दूर हुआ तो वह हतप्रभ रह गए।
हैप्पी को उन्होंने घर से अवश्य निकाल दिया था, लेकिन पिंकी के दिल से नहीं निकाल सके थे। पिंकी की दीदा दिलेरी तो देखो, पड़ोस के मोहल्ले में ही उसने हैप्पी को घर बैठा कर रख छोड़ा था। पवन ने पिंकी को बहुत समझाया कि वह हैप्पी से संबंध तोड़ ले। संबंध बनाए रखने की दशा में बदनामी के अलावा कुछ नहीं हासिल होने वाला। पिंकी पति की सारी बातें एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। हैप्पी की जवान मर्दी का पिंकी पर ऐसा नशा चढ़ा था कि न उसे पति का भय रह गया था, न समाज की परवाह। इसका नतीजा ये हुआ कि पति पत्नी में आए दिन क्लेश होने लगा। इस क्लेश का परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ। 23 दिसंबर 2009 को पिंकी दोनों बच्चों को साथ लेकर माता चिंतपूर्णी का दर्शन करने गई थी। वहीं से पिंकी दोनों बच्चों सहित अपने मायके रोपड़ चली गई। 24 दिसंबर को राजकुमार का फोन आने पर पिंकी को पता चला कि बीती रात पवन लापता हो गए थे। पिंकी ने तुरंत पवन के मोबाइल नंबर पर फोन किया तो वह स्विच ऑफ मिला। इसके बाद उसने घर का लैंडलाइन नंबर डायल किया तो दिनेश राय उर्फ छोटू से बात हुई। दिनेश ने बताया बीती रात साहब ने खुद मटन पकाया था और अपने दोस्त राकेश गुप्ता के साथ शराब पी थी। गुप्ता जी रात को ही अपने घर चले गए थे और साहब सुबह से लापता थे। पिंकी अपने दोनों बच्चों के साथ फौरन पटियाला लौट आई। पवन का भाई राजकुमार और बहनों यशपाल पहले से ही वहां मौजूद थे। सब लोग मिलकर अपने अपने स्तर पर पवन को खोजते रहे, लेकिन जब उसका कहीं सुराग नहीं मिला तब 25 दिसंबर 2009 को पिंकी ने थाना डिवीजन 4 जाकर पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी। थाना प्रभारी प्रीतपाल सिंह ने इस मामले की जांच एएसआई बलवंत सिंह एवं सतपाल सिंह को सौंप दी। विवेचना के प्रथम चरण में ही पिंकी और हैप्पी के अवैध संबंध का तथ्य सामने आया तो पुलिस ने पूछताछ के लिए उन दोनों की तलाश की। इस पर पिंकी और हैप्पी भूमिगत हो गए। पुलिस ने सरगर्मी से दोनों की तलाश शुरू की तो दबाव से घबराकर 29 दिसंबर को उन दोनों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर हरीश नागपाल के माध्यम से थाने में आत्म समर्पण कर दिया। पिंकी और हैप्पी से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुद ही पवन की गुमशुदगी का रहस्य खोल दिया। हुआ यह कि पिंकी हैप्पी के बल की मुरीद थी तो हैप्पी की नजर पिंकी की करोड़ों की दौलत पर थी। दोनों के अपने अपने स्वार्थ थे और दोनों एक ही व्यक्ति से घृणा करते थे। वह थे पवन कुमार, जो उन दोनों के अवैध संबंध में बाधक बने हुए थे। पिंकी का विचार था कि यदि पवन उसके रास्ते से हट जाए तो वह बेखटके हैप्पी के साथ मौज कर सकती है। दूसरी ओर हैप्पी के मन में लालच समाया हुआ था कि अगर रास्ते के इस कांटे को साफ कर दिया जाए तो पिंकी के साथ उसकी करोड़ों की दौलत पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। दोनों के मन में पवन की मौत की तमन्ना थी, लेकिन कौओं के कोसने से ढोर कहाँ मरा करते हैं। पवन कुमार अपनी मौत नहीं मरे, नहीं निकट भविष्य में उनके मरने के आसार नजर आए तो पिंकी और हैप्पी ने खुद ही उन्हें मौत के घाट उतारने की योजना बना ली। यह काम अकेले हैप्पी के वश का नहीं था, अतः उसने अपने बचपन के दोस्त गौरव शर्मा उर्फ लक्की को 2 लाख रुपए का लालच देकर साजिश में शरीक कर लिया। 26 वर्षीय गौरव जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव भगडाना का रहने वाला था। योजना के तहत 23 दिसंबर को पिंकी दोनों बच्चों को लेकर रोपड़ चली गई। रात हुई तो हैप्पी और गौरव घात लगाकर पवन के घर के पास बैठ गए। खाने पीने के बाद राकेश गुप्ता चले गए तो वे दोनों घर में घुस गए और चाकुओं से गोद कर पवन की हत्या कर दी। तत्पश्चात वे दोनों लाश को कार से ले जाकर पटियाला राजपुरा रोड पर गंगा खेड़ी गांव के पास भाखरा नहर में फेंक आए थे। अभियुक्तों के बयान के आधार पर पुलिस अधीक्षक रणवीर सिंह खट्टर और उपाधीक्षक रजपाल सिंह ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश डलवाकर गौरव शर्मा को भी कानून के शिकंजे में ले लिया। इसके बाद गौरव और हैप्पी की निशानदेही पर पवन की लाश बरामद कर ली गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।